हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पार्ट 3। आगे बढ़ने से पहले ये सारी कुछ सीरीज मैंने आपको लिख के दिया है और नाम दिया है इसका इंपॉर्टेंट सीरीज। बहुत महत्वपूर्ण है यह सारे सीरीज, आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स में नहीं हर जगह काम लगेंगे, तो इसलिए मैं हट जाता हूँ और डस्टर भी हटा देते हैं और इसको आप अच्छे से स्नैपशॉट लेकर के चाट जाइएगा इसको, ठीक है। e⁻x ये सबको एक्सपैंड करना आपको आना चाहिए। e⁻x sin x cos x sin hx cos hx log 1 plus x log 1 minus x फिर tan इनवर्स x tan h इनवर्स x। तो ये सारी सीरीज को ग्रेगोरेटरी सीरीज बोला जाता है। 1 plus x to the power of n या बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपैंड कर सकते हो। उसी तरह से 1 minus x पावर n या 1 plus x पावर माइनस n या फिर 1 minus x पावर माइनस n, इस तरह से आप बना सकते हो। आपको एक याद है तो बाकी सारे चीज उसमें फिट बैठ जाएंगे। फिर आता है ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज आते हो ना, सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज अगर क्या होता है, ये होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर ऑफ n बाय 1 माइनस आर, ठीक है। कुछ लोग इसको माइनस कॉमन लेकर के r पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 भी लिखते हैं, वो भी सही है, लेकिन ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लोगे तो वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं। ये कब, जब मॉड ऑफ r की जो मैग्नीट्यूड है 1 से ज्यादा होती है तब ये वाला काम आता है। अब r की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से कम होती है तब ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा, मतलब a बाय 1 माइनस आर। बहुत काम की चीज है, इसे प्लीज आप अच्छे से भेजे में घुसा करके रखें। और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सोने से पहले एक दिन में एक सीरीज को सोने से पहले याद रखें। आज सोगे ना, आज रात में, तो दिमाग में क्या चलना चाहिए, e⁻x। अच्छा, e⁻x इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बोलते बोलते बड़बड़ाते ये आज रात में सोना, ठीक है। इसको बड़बड़ाते कल रात में सोना, बड़बड़ाते सुनोगे उसको, कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा यहाँ रहेगा ना, गारंटीड बोलते हैं वो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे तुम, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। अगर विश्वास ना होता खुद से करके देख लो, ठीक है। अगर मुसीबत के समय भी होगे ना, अगर मरने वाले भी होगे या तुम्हारा कोई सामान लेकर के, वैलेट लेकर के कोई निकल भी रहा होगा, दौड़ भी रहा होगा, भाग भी, कुछ भी कर रहा होगा, तुमको ये सीरीज याद रहेगा ही रहेगा, 100% याद रहेगा। तो क्या बताएं, इसको बड़बड़ाते हुए आज रात में सोना, एक एक्सपेरिमेंट करना बताते हैं। तो छोटा छोटा कुछ एक्सपेरिमेंट देते हैं ना, सब किया करो। जब खुद से तुम करोगे तब रियलाइजेशन होगा, तब को रियलाइज, अरे कौन है ये ज्ञान देने आ गया, अरे कुछ ज्ञान देने, मैं कौन होता हूँ, मेरा कोई औकात नहीं है, कोई ध्यान देने देता। मैंने किया है, एक दिन आपको हम सिखाएंगे, एक दिन आपके लिए सरप्राइज है, आपको मेडिटेशन का पावर दिखाएंगे, आपको जबरदस्त तरीके से पावर दिखाएंगे, ठीक है। समय है उसमें, पहले आप थोड़ा सा कर लीजिए ना, थोड़ा और जुड़ने दीजिए, थोड़ा और सब्सक्राइबर्स को और स्टूडेंट्स को, तब ज़्यादा लोग तक बात पहुंचेगी। जादू दिखाएंगे आपको, कमाल आएगा, मजा आएगा आपको। तो e⁻x ये सारे जो सीरीज हैं, एक सीरीज को एक रात में बड़बड़ाते हुए सोना, ठीक है। आज रात का टास्क है ये e⁻x, नोट करो। अब बात करेंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस की। स्टार्टिंग में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस बताया था ना आपको, इमेज थी, सब चीज निकालना आपको सिखा दिया था, नंबर का वगैरह वो सारी चीजें, इमेज वगैरह वो सब चीज निकालना आपको सिखाया था मैंने। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फंक्शंस की बात कर रहे हैं, हम लोग फंक्शंस का ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे w इज इक्वल टू होता है u प्लस आई वी, w इक्वल्स टू u प्लस आई वी। यहाँ पे u और v क्या है, ये रियल है, इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एक रियल वैल्यूड फंक्शन w आपने डिफाइन किया, जो आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, u प्लस आई वी के टर्म्स में, जहां पे आपका u और v दोनों के दोनों रियल फंक्शंस हैं। रियल नंबर नहीं है ये रियल फंक्शन है x और y का, इस तरह से v भी एक रियल फंक्शन है x और y का, कुछ इस तरह से। यहां पे x और y ये आपके रियल नंबर्स हैं, x और y रियल नंबर्स हैं, तो इसलिए दो चीजें हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और w इज इक्वल टू u प्लस आई वी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस एंड दिस। ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें से x एक रियल नंबर है और y भी एक रियल नंबर है, दोनों इंडिविजुअली रियल नंबर्स हैं। हम लोग कहने के लिए बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट x है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट y है, लेकिन y और x दोनों के दोनों रियल नंबर्स हैं। उसी तरह से w क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है
जिसमें से आपका u और v ये आपके रियल फंक्शंस हैं, रियल फंक्शंस हैं। उसमें से हम बोल सकते हैं जो आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन u है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन v है, लेकिन u और v इंडिविजुअली रियल फंक्शंस हैं। यहाँ पे 2 डायमेंशन बात हो रही है हम लोग, तो इसीलिए x और y की फंक्शंस होगी। 3 डायमेंशन आता वैसे आपके कोर्स में नहीं है तो फिर कुछ और आ जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम w इज इक्वल टू यू प्लस आई वी लिखा हुआ है। u एंड v रियल नंबर्स इज अ सिंगल वैल्यूड, ये होना है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होना ही है। तो आप u प्लस आई वी मतलब ये x और x प्लस आई वाई को फंक्शन होगा ना। u प्लस आई वी क्या है, ये और कुछ नहीं, ये एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। वो किसका फंक्शन होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का फंक्शन होगा। इसी को बोल सकते हो ना, ये और कुछ नहीं है, f ऑफ z है, z मतलब x प्लस आई वाई। अच्छी बात है। बाय इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, आप क्या कर रहे हो, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट कर दे रहे हो। उससे हमको ये मिल जा रहा है जो u है वो u ऑफ एक्स वाई और v जो है वो v ऑफ एक्स वाई। ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जब आप इक्वेट करोगे तो हमको पता चला ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। सिंपल, लेकिन है इंडिविजुअली रियली फंक्शंस। थस गिवन अ पॉइंट एक्स वाई इन द जेड प्लेन देयर कोरिस्पॉन्ड्स अ पॉइंट इन द डब्ल्यू प्लेन। ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है ये आपका जेड प्लेन है, ये वाला प्लेन जो दिख रहा है ये भी आपका डब्ल्यू प्लेन है। अंतर क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि दोनों के दोनों ही आर्गेंट प्लेन्स हैं, दोनों के दोनों ही आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं। ये वाला, लेकिन अंतर ये है कि इस प्लेन में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो और इस वाले फंक्शन में आप कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो। फंक्शन मतलब एक ऐसा रूल जिससे आप इनपुट दोगे तो वो रूल खुद से कुछ करेगा और आउटपुट में आपको एक रिजल्ट देगा। तो यहां से z से w में आपने कन्वर्ट किया है विथ सम रूल f। w आपको कैसे मिला, w आपको तब मिला जब आपने z में किसी रूल को अप्लाई किया था। तो यहां पे अप्लाई किया, f ऑफ z किया तो मिला w। तो कोई भी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर हम कंसिडर करते हैं पॉइंट p, तो इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग एक दूसरा पॉइंट मिलेगा हमको दूसरे प्लेन में जिसका नाम है डब्ल्यू प्लेन। तो यहां पे सपोज मान लीजिए यहां पे है P, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आएगा हम लोग के पास जिसका नाम है P डैश। उसी तरह से Q के कोरिस्पॉन्डिंग एक पॉइंट इस प्लेन में आपको दिख के नजर आएगा Q डैश। समझ में आया। उसी तरह से ये सारे पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे ना, इसका पॉइंट का कोरिस्पॉन्डिंग हो सकता है यहां पे मिले, इस पॉइंट का कोरिस्पॉन्डेंस आपको यहां पे मिले, कहीं भी हो सकता है। आपकी सुविधा के अनुसार के लिए P को मैंने P डैश के कोरिस्पॉन्डिंग दिखाया है, Q को Q डैश के कोरिस्पॉन्डिंग दिखाया है, राइट। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो P डैश जो है एक ऐसा पॉइंट है जो P का कोरिस्पॉन्डेंस है, या Q डैश एक ऐसा पॉइंट है जो Q का कोरिस्पॉन्डेंस है। इसका कोरिस्पॉन्डिंग जो रिलेशन है ना उसको हम लोग मैथमेटिक्स के टर्म्स में इमेज बोलते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, P का इमेज P डैश है, Q का इमेज Q डैश है, ठीक है ना। तो आप यहां पे बोलोगे P डैश क्या है, किसका इमेज है, P का, P का इमेज P डैश है, Q का इमेज Q डैश है, राइट। और इसको ऐसा भी बोला जा सकता है कि P इज मैप्ड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू P डैश, मतलब P की मैपिंग कर दी गई है किसमें, P डैश में, या फिर P को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है किसमें, P डैश में। उसी तरह से Q का मैपिंग कर दिया गया है जो हमको Q डैश मिला, या Q का ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है जो हमको Q डैश मिला। समझ में आया ये पूरी कहानी। द सेट ऑफ इक्वेशंस और द इक्विवेलेंट w इज इक्वल टू f ऑफ z इज कॉल्ड ए ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो आप फंक्शन निकाल रहे हो ना, बेसिकली ये कर क्या रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो किसको, z को ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो w में। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही खूबसूरत सा चीज है, इसको आप समझना चाहिए। ये तो मैंने एक सिंपल एक झलक आपको दिखाया, लेकिन अभी मैं आपको इमेज फाइंड करने वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाया था, सॉल्व कराया था। अब फंक्शंस का इमेज निकालने का भी आपको एक कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चंस आपको कराएंगे बोर्ड पे, मतलब ऐसे मैनुअली सारे। अगर आप बोलोगे कि इसका आप हर चीज का आप इमेज दिखा दो, जो आपने अलजेब्रिकली सॉल्व किया है उसको आप इमेज दिखा दो, तो बाबू वो पॉसिबल नहीं है मैनुअली।
वो एनिमेशन में पॉसिबल है कि ये जो प्लेन है ना, तो आपको पता है कि आपको विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अब मैं तो विजुअलाइज कर लूंगा, लेकिन वो चीज आप खुद वो विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो तो दिक्कत है। वो तभी पॉसिबल है जब आपके सामने कुछ रियल चीज आपको दिखाया जाएगा। हाँ देखो, ये 3D इफेक्ट के साथ देखो ये चीज चल रहा है। तो YouTube में जब आप एनिमेशन देखते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो आपको बहुत कलरफुल टाइप के कुछ पहाड़ टाइप के दिखते हैं कि नहीं? वो सब कैसे बना हो यहाँ पे? पॉसिबल नहीं है ना यहाँ पे। वो तभी पॉसिबल है जब आपका एनिमेशन को मैं अच्छे से दिखाऊंगा। डोंट वरी, आने दीजिए, मैं पैसे जमा कर रहा हूँ। पैसे जब जमे हो जाएंगे ना, और उसके बाद फिर ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब हट जाएंगे वगैरह, तब मैंने तो बोला कि फिर से मैं इसका सिग्निफिकेंस भी आपको अच्छे से, हर चीज का मैं सिग्निफिकेंस पे वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा। उसमें टाइम है, लेकिन फिलहाल अभी आपका क्या टारगेट है? आपका टारगेट ये है कि आपके क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन बनने के लिए ये सब इमेज का विजुअलाइजेशन उतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हाँ इसका इमेज निकाले, ये करना होता है, आंसर बस। अभी आप फिलहाल पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल बनाइए, नंबर लाइए, सिलेक्शन लीजिए, ठीक है? समझाने के लिए हम तो हैं, जब तक जिंदा है तब तक है, समझ जाइएगा। फिर अभी समझने का जरूरत उतना अभी नहीं है आपको। बस अभी एक ही एम है, क्वेश्चंस बनने चाहिए बस, और कुछ भी दूसरा एम नहीं। समझ में आया? तो आई होप ये काफी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आएगा। इफ w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर देन u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे w इज इक्वल टू जेड स्क्वायर बोला, तो w के जगह क्या रखेंगे? u प्लस आई वी, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और जेड स्क्वायर यहाँ पे फंक्शन हो, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फंक्शन होता है ना, तो z की जगह पे x प्लस आई वाई डाला जाएगा। z का स्क्वायर है तो यहाँ x प्लस आई वाई का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो इस तरह से कुछ ब्रेक करेगा, समथिंग प्लस आई टाइम समथिंग। तो आपको देख के पता चल रहा है कि ये आपका रियल पार्ट है, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हो? i टाइम्स 2xy लिखोगे तो मतलब ये बन गया आपका इमेजिनरी पार्ट। और मैंने आपको समझाया था कि ये बराबर अगर ये है तो कंपेयर जब आप करोगे तब आपको रियल के बराबर करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बाद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे समथिंग प्लस आई टाइम समथिंग है, तो आई के अलावा जो बचा हुआ है, तो इसको जब आप कंपेयर करोगे तो आपको यहां से दिखेगा u और कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। तो इसलिए मैंने लिखा u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया एक पहला चीज, आपसे u पता चल गया, बहुत अच्छे। फिर आपको v पता करना है। v क्या होगा? जो i के साथ चिपका हुआ होगा। तो यहाँ i के साथ तो मेरे को दिख रहा है कि 2xy चिपका हुआ है, तो इसीलिए मैंने बोला क्या, v इज इक्वल टू 2xy। तो इसको भी आप सेपरेट कर लो। अब क्या करो? ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे मैंने बताया था, ट्रांसफॉर्म किससे करते हैं? जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में। मतलब जेड में एक्स और वाई की वैल्यू हम इनपुट करेंगे और आपको आउटपुट में यू और वी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है? तो यहां पे देखो, द इमेज ऑफ अ पॉइंट 1 2 इन द जेड प्लेन इज द पॉइंट -3 4 इन द डब्ल्यू प्लेन। कैसे? देखो यहां पे ये बोला है, इनपुट क्या किया हो? इस पॉइंट का आपको इनपुट देना है जेड प्लेन में। जेड प्लेन में देना है तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स आपको एक्स के कोऑर्डिनेट 1 है और वाई के कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है? अच्छी बात है। इसको आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है डब्ल्यू के प्लेन में। जब आप डब्ल्यू प्लेन में जाओगे तो वहां पे आपको क्या खोजोगे? किसकी वैल्यूज खोजोगे? यू और वी की। तो यू आपको पता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे 1 और 2 डालो यहाँ पे, तो यहाँ पे डालोगे तो 1 का स्क्वायर होगा -2 का स्क्वायर होगा। 1 - 4 मतलब -3 आ गया। उसी तरह से v निकालो। v क्या है? 2xy है। 2xy मतलब 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू 1 इंटू 2, सो 2 इंटू 1 इंटू 2, तो कितना आ गया? 4 आ गया ना, -3 4। इसलिए बोला कि 1,2 इसका जो इमेज है वो क्या आएगा? -3,4। ये तो आपका सिंपल सा चीज था, देखने में लगा कि चलो इमेज आप देख लो। मतलब यहाँ पे आपका z प्लेन था, इधर आपका w प्लेन था। यहाँ पे आपको 1 2 मतलब 1 यूनिट इधर, 2 यूनिट इधर, ये वाला इधर मिल गया। और इसका कहाँ पॉइंट है? -3 4, -3 4 मतलब -3 और 4 इधर, तो इसका इमेज आपको ये दिख गया। ये तो सिंपल छोटा सा चीज था, दिख गया। लेकिन हर चीज वैसे तरह से आप तो नहीं कर सकते, नहीं। आपको चल आपका डिमांड था ना कि सर आप दिखा दो, ग्राफिकली आप दिखा दो, इमेज निकालने बोलते थे ना, तो आप ग्राफिकली आप बता दो। तो ये है। और इससे पहले वाला जो प्रॉब्लम्स कराया था तो उसका मैंने क्या किया था, एक अलग ही उसमें टाइप का निकल रहा था। मतलब यहाँ तो सिंपल पॉइंट्स निकल रहे हैं ना, पॉइंट्स को तो आप दिखा दोगे, लेकिन अगर कुछ इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन का इमेज कुछ और इक्वेशन, तो वो कैसे बनाओगे? तो फिर उसको तो बनाना पड़ेगा ना। अगर उसका ग्राफ प्लॉट करने आता है 2D तो आप प्लॉट कर सकते हो आप खुद से भी। बेटर ये होगा कि उसका एनिमेशन देखने से ज्यादा बेटर होता है।
अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। हमारे लिए तो नया नहीं है, जनरली जनता पढ़ती नहीं है, लेकिन हम आपको वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है ना कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स लास्ट में। तो ये है आपका कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। गिवन द ट्रांसफॉर्मेशन w इज इक्वल टू f ऑफ z और इक्विवेलेंटली u इज इक्वल टू u ऑफ xy, v is equal to v of xy, we call xy the rectangular coordinates corresponding to a point P in the z plane and uv the curvilinear coordinates of P। फिर से सुन लो, given the transformation w is equal to f of z, ये आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, या इसको आप क्या बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोल सकते हो, अच्छी बात है। और इक्विवेलेंटली इसका मतलब क्या होता है कि u और v आपके अलग अलग x और y के फंक्शंस होंगे। We call xy the rectangular coordinates corresponding to a point P। हम लोग x और y की जो वैल्यूज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट P का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है इन द z प्लेन। तो z प्लेन में हम लोग उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। एंड uv द कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, और u और v को क्या बोलेंगे, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बोलेंगे। अब कर्व्स देखो यहां पे, द कर्व्स u x, y इज इक्वल टू c1, ये वाला कर्व्स आपको दिख रहा है इस तरह से ऐसे करके, u इज इक्वल टू c1, v ऑफ xy इज इक्वल टू c2, वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स, वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स, coordinate are called coordinate curves and each pair of these curves intersects a point and these curves maps into mutually orthogonal lines in the w plane। ये आपका z प्लेन है, ये आपका क्या है, जेड प्लेन है। यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको क्या बोला गया है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोला गया है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जेड प्लेन से आप चले जाओगे जब डब्ल्यू प्लेन में, तो यहां पे जो आपके पॉइंट्स होंगे या कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कहलाएंगे आपके कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ कर्व आपको दिख रहा है ना, u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1 या v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1, ये जो आपका कर्व्स का मतलब एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सीरीज है इस तरह से। इसको जब आप ट्रांसफॉर्म करोगे w में तो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट को, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इसका इमेज या इसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेक्टेंगुलर वाले को आप कर्विलिनियर में यहां पे रिप्रेजेंट करोगे। ये बस समझाने के लिए आपको है कि ये पॉइंट इधर हो सकता है, इसका इधर आ जाए, इधर आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं। बस यही बताने का है मकसद कि जो जेड प्लेन पे जो आप इनपुट डाल रहे हो उसको आप डब्ल्यू प्लेन पे क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो। यहाँ पे हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स बोल रहे हैं, वही तो बोला ना। द कर्व्स u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1, ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, ये क्या रिप्रेजेंट कर सकता है, कर्व रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x और y दोनों का है ना फंक्शन, तो कर्व रिप्रेजेंट करेगा ना। तो u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1 एंड v ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c2, ये दोनों कर्व्स हैं। वेयर c1 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट, जिसमें c1 और c2 क्या है, आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कर्व्स, इसको हम लोग कोऑर्डिनेट कर्व्स बोलते हैं। तो यहां पे अब याद रखिएगा, जो u और v है ना, किसी भी फंक्शन में जैसे w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड लिखते हैं, इज इक्वल टू u प्लस आई वी लिखते हैं, तो u और v को क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट कर्व्स बोलते हैं। एंड ईच पेयर ऑफ दीज कर्व्स इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट, और जो कर्व्स है ना, ये सारे जो कर्व्स हैं, हर कर्व क्या एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, इधर भी देखो ये और ये इंटरसेक्ट किया, तो सब पॉइंट क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप एक्चुअली कर क्या रहे हो, हर पॉइंट का आप रिप्रेजेंटेशन या ट्रांसफॉर्मेशन कर दे रहे हो। एक्चुअली ये कर दिया, जैसे आपने कोऑर्डिनेट से डिफाइन कर दिया तो ऑलरेडी आपने कर दिया है। बस वही क्वेश्चन में पूछता है कि अच्छा इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा या उसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, लेकिन इससे और इससे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है, हर पॉइंट्स के आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। So these curves maps into mutually orthogonal line in the W plane। तो यहाँ पे जो आपका Z प्लेन आपको कर्व दिख रहा था, ये मैपिंग जब करोगे तो यहाँ पे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आपको दिखेंगे। कर्व से आपको परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस आपको दिख जाएंगे। समझ में आया? तो ये इमेज निकालने वाला एक पॉइंट वाला समझ में आया था, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाए। और देखते हैं आगे क्या है बक्से में। अब सीखेंगे हम लोग एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में। एलिमेंट्री फंक्शंस क्या है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। टोटल 10 फंक्शंस दिखाए आपको, इसमें से 1 से लेकर के 9 आपके एलिमेंट्री फंक्शंस कहलाएंगे। 10 जो है ये एलिमेंट्री फंक्शन नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शंस, w इज इक्वल टू a0z टू द पावर ऑफ n प्लस a1z टू द पावर ऑफ n-1 प्लस डॉट 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 an इज इक्वल टू pz। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है आपके पास। इसी में अगर कुछ इस तरह का लीनियर पॉलिनोमियल आपको दिख गया, w इज इक्वल टू az प्लस b,
तो इस वाले चीज को हम लोग बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सीखे हैं लीनियर अलजेब्रा में। रैशनल अलजेब्राइक फंक्शंस मतलब कोई भी एक ऐसा फंक्शन अगर दो पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर देते हो और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलता तो उसको रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन बोला जाता है। जब आपको ये रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन तो बोलोगे, साथ ही साथ इसको बोल सकते हो आप रैशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलेंगे। W इज इक्वल टू, अगर P ऑफ जेड आप कंसिडर करते हो AZ प्लस B और QZ कंसिडर करते हैं CZ प्लस D, तो इस दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इस तरह का जो फंक्शन बनेगा उसको स्पेशल, ये भी एक रैशनल अलजेब्राइक फंक्शन है बट इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर फ्रैक्शनल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आगे काम लगेगा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप जानते हो W इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ z को लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ x प्लस आई वाई। अब यहां से e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड विद e टू द पावर ऑफ आई वाई आएगा। e टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड हो गया और e टू द पावर आई वाई को हम लिख सकते हैं cos y प्लस i sin y या फिर इसको sis y भी लिख सकते हो। यहां पे e जो है ना, इस e को बोला जाता है नेचुरल बेस ऑफ लोगैरिथम। और अगर मान लीजिए कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, कोई पॉजिटिव नंबर के ऊपर अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लगा दे रहे हो पावर में, तब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो e टू द पावर ऑफ z ln a, तब घूम फिर के यही मिलेगा। यहाँ पे a क्या है, ये है आपका नेचुरल लोगैरिथम ऑफ a। जैसे यहाँ पे e क्या था, नेचुरल लोगैरिथम, नेचुरल बेस ऑफ log a था, जैसे नेचुरल बेस ऑफ लोगैरिथम था, यहाँ पे इसको बोलेंगे नेचुरल लोगैरिथम ऑफ a। दोनों में अंतर है, इसको बोल रहे हैं नेचुरल बेस ऑफ लोगैरिथम और इसको सिर्फ नेचुरल लोगैरिथम। ठीक है, नेचुरल लोगैरिथम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑलरेडी हम लोग सीखे, मतलब सर्कुलर फंक्शंस को ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए मैंने आपको ये स्टेटमेंट दिया था, क्या साइन उगल देता है और कॉस खा जाता है, क्या इमली को। ठीक है, लोगैरिथमिक फंक्शन है, यहाँ पे इसको आप लोगैरिथमिक को कंसिडर कर सकते हो ना, एक्सपोनेंशियल का इनवर्स है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू ln z अगर हम लिखें तो नेचुरल लोगैरिथम फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे z को हम लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में r इंटू e टू द पावर ऑफ i थीटा, आप इस तरह से जनरलाइज करके लिख सकते हो। जब आप यहाँ पे 2k पाई लिखते हो या 2n पाई लिखते हो तब उस केस में वो जनरल वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे हम दो सेपरेट अलग अलग करके रखे हुए हैं और यहाँ पे आप देखो 2n यूज करो या k यूज करूं बात बराबर है। यहाँ पे पिछले वाले में मैंने n यूज किया था 2n पाई, यहाँ पे k यूज किया है, तो अलग टेक्स्ट बुक्स में अलग अलग दिया रहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। k का वैल्यू 0 हो सकता है, +-1 +-2 इस तरह से हो सकता है। ठीक है, जनरल वैल्यू अगर प्रिंसिपल वैल्यू है तो वहां पे क्या लगाना है, स्मॉल ln, मतलब स्मॉल l यूज होगा। जनरल वैल्यू अगर है तो कैपिटल L होगा। क्या ट्रिक बताए थे, L लग गए मतलब सोच वहां तक मत लेके जाओ सोच यहीं पे रखो। ठीक है, L लग गए मतलब स्मॉल L वाला, अरे स्मॉल लेटर बोले ना, ये सब क्या बोलते हैं, कुरीतियां हैं समाज की, जो हम बोलेंगे वो दिमाग हमारा उधर ही चला जाएगा। एनीवेज वो तो हो ही चुका है क्या कर सकते हैं। फिर ln z को मतलब क्या लिख सकते हो, log z बेस e जो भी है, तो log z लिखा है तो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, स्मॉल l यूज किए हो, log x प्लस आई वाई। ओके, और जिसके बड़े L लग गए मतलब L, कैपिटल L। ठीक है, यहाँ पे ln, कैपिटल ln z, तो इसका मतलब कैपिटल L अगर यूज हुआ है तो इसका मतलब log कैपिटल L वाला log x प्लस आई वाई। और मैंने रिलेशन बताया था जनरल वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू में, क्या कैपिटल L ये वाला बड़ा L z इज इक्वल टू स्मॉल लॉग z प्लस i टाइम्स 2 पाई 2n पाई या 2k पाई, इस तरह से होता था। ठीक है, ये वाला चीज पोर्शन होता था, आप उसमें कर सकते थे। मतलब ये वाला चीज अगर आप कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तब उसमें आप क्या हो जाएगा, आपका रिपीट हो जाएगा। इसी में अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर देना है तब ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म आपका गायब हो जाएगा, बनेगा क्या, ये। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ लोगैरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू ऑफ लोगैरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? स्टेटस भी देख लिया करो, डाल दिया करते हैं कभी कभी, ताकि आपको ये सारी चीजें है ना, ट्रिक्स याद रखेंगे। वो याद है, FG बराबर नहीं होता था, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ पार्टनर तभी बनेगी जब हम दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी। मतलब दो डिसजॉइंट सेट्स होंगे तभी वो FG बराबर GF के होगा। अगर डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, कोई भी सिमिलैरिटी अगर मिल गई, डिसजॉइंट होंगे तभी उसके बराबर होगी। ठीक है, मतलब डिसजॉइंट अगर होंगे, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ पार्टनर तभी बन पाएगी जब हम दोनों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होगी। सिमिलैरिटी मतलब दो डिसजॉइंट सेट्स हैं तभी FG बराबर GF होगा। अगर डिसजॉइंट सेट्स नहीं है
तब तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ ट्रिक है याद रखने का तरीका। कोई फंक्शन अगर मान लीजिए z के पावर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तब आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, z टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ अल्फा ln z। एल्जेब्राइक और ट्रांसीडेंटल, ये सब जो अब बात हुई ना, ये सब आपके क्या है, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस है। ये सब क्या है, आपके ट्रांसीडेंटल फंक्शंस है, इसको छोड़कर ये एल्जेब्राइक फंक्शंस है। बाकी जैसे आपका इनवर्स हो गया, लोगैरिथम हो गया और हाइपरबोलिक हो गया, ये सब ट्रांसीडेंटल है, ठीक है। मतलब ट्रांसीडेंटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सब ऑपरेशंस में आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप क्या कर रहे हो, बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर रहे हो, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन वगैरह, वो सारी चीजें। इसलिए ये सब चीज मेरा क्या है, 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्री फंक्शंस है। यहाँ पे बस एक इस तरह का है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पी नॉट जेड इंटू डब्ल्यू टू द पावर ऑफ एन प्लस पी वन जेड इंटू डब्ल्यू टू द पावर ऑफ एन माइनस 1, इस तरह से करते करते ये गया है इक्वल टू 0। यहाँ पे पी नॉट जेड नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये तो 0 पहला वाला टर्म होना ही नहीं चाहिए। ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, ये सब जो दिख रहा है ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं, z में सारे पॉलिनोमियल्स हैं। w क्या है, w कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं z के, ठीक है। कौन से फंक्शंस, एल्जेब्राइक फंक्शंस है z के। और आपका जो n है आपका पॉजिटिव इंटीजर, n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये था पूरे कहानी आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की, समझ में आया। फंक्शंस पढ़िए तभी तो उसका कैलकुलस में जाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस में जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल जाएंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग छोटी मोटी चीजें सीख लेते हैं, फंक्शंस के बारे में क्या जानकारी है, फिर इसका हम लोग कैलकुलस वाले में पोर्शन में चलेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। अब हम लोग बात करेंगे ब्रांच पॉइंट्स और ब्रांच लाइंस की। अब यहां से इसके बाद में एक और टॉपिक है रीमान सर्फेसेस। यहां से बोला ना, विजुअलाइजेशन आपका वैसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा बोर्ड पे दिखाने के लिए, इसलिए मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक आपको दे दूंगा, या फिर मैं स्टेटस में भी डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लेना। बोला ना, मेरे पास रहता तो मैं अभी दिखा देता, लेकिन अभी मेरे पास सुविधाएं नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो उसका मार मुझे झेलना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी वो चीज़ नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जब मैं सेकेंड टाइम में आप इसको बताऊंगा तो फिर काफ़ी अच्छी तरीके से उस एनिमेटेड वे में एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको तो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बस आपको रूल्स पता होने चाहिए, उसका टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए, बस, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे ब्रांच पॉइंट्स और ब्रांच लाइंस। सपोज दैट वी आर गिवन द फंक्शन w इज इक्वल टू z टू द पावर ऑफ 1/2। सपोज फर्दर दैट वी अलाउ z टू मेक अ कंप्लीट सर्किट। अब क्या किया, z ये वाला जो है ना, z को एक कंप्लीट सर्किट बना दिया है अराउंड द ऑरिजिन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए। तो पॉइंट ए से यहां से स्टार्ट किया और कोई भी एक रैंडम एक सर्किट को कंप्लीट किया है। z इज इक्वल टू आर ई टू द पावर ऑफ आई थीटा। अगर मुझे इसका रूट निकालना है, वही होगा ना, z टू द पावर ऑफ 1/2। तो क्या कर दोगे, रूट लगा दो इधर, तो रूट r हो जाएगा, और इधर रूट करोगे तो 1/2 इधर आ जाएगा, तो e टू द पावर ऑफ आई थीटा बाई 2। परफेक्ट। एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, जब थीटा की वैल्यू थीटा 1 है तब w की वैल्यू जो है वो इतनी की है, ये जानते हो। जब थीटा की वैल्यू थीटा 1 है तब w की जो वैल्यू है वो ये आती है। आफ्टर अ कंप्लीट सर्किट बैक टू ए, मतलब आफ्टर ए कंप्लीट सर्किट बैक टू ए, इसको सर्किट को कंप्लीट करने के बाद जब वापस ए तक पहुंचता है, हैव नॉट अचीव्ड द सेम वैल्यू ऑफ w विथ विच वी स्टार्टेड। However, by making a second complete circuit back to A, that is theta is equal to theta 1 plus 4w, तब इस केस में w is equal to ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। पचाने में डिफिकल्टी होगी मुझे पता है, क्योंकि ये चीज़ है ही, विजुअलाइजेशन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जो अभी बोर्ड पे लिखा है ना, चुपचाप छाप लो, किसी को पता नहीं चलेगा। और जब वीडियो शेयर करूंगा लिंक में, ग्रुप में, तो उसको देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। उसमें बहुत ही मस्त तरीके से बताया गया है इस चीज को, ब्रांच पॉइंट और ब्रांच लाइन क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। तो एक बार पढ़ देते हैं। सपोज दैट वी आर गिवन द फंक्शन, जैसे कुछ w इज इक्वल टू z टू द पावर ऑफ 1/2 दिया हुआ है। सपोज फर्दर दैट वी अलाउ z टू मेक अ कंप्लीट सर्किट काउंटर क्लॉकवाइज, इस तरह से कुछ सर्किट बना करके दिया आपको। अराउंड द ऑरिजिन स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट से स्टार्ट किया, और ऑरिजिन मतलब इसको रेफरेंस मान करके इस तरह से ऑरिजिन के अबाउट एक सर्किट को घुमा के कंप्लीट करा दिया है।
तो z हमको पता है r e टू द पावर ऑफ i थीटा होता है, w इसका रूट हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे रूट r e टू द पावर ऑफ i थीटा बाई 2। जब थीटा की वैल्यू थीटा 1 होती है तब w की वैल्यू ये होती है रूट अंडर r e टू द पावर ऑफ i थीटा 1 बाई 2। आफ्टर अ कंप्लीट सर्किट बैक टू a हैव नॉट अचीव्ड द सेम वैल्यू w विथ विच वी स्टार्टेड। जब हम लोग ने यहां से यहां तक पहुंचा तो यहां पे क्या बोल रहा है, हैव नॉट अचीव्ड द सेम वैल्यू w विथ विच वी स्टार्टेड। तो एक बार राउंड लगाने पे आपको वो वैल्यू नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। 2 पाई कर लिया, एक बार और राउंड लगा दो, 2 पाई का और राउंड लगा दो तो 4 पाई हो जाएगा। तो जब थीटा की वैल्यू हम थीटा 1 प्लस 4 पाई जब करते हैं तब w हो जाएगा रूट r e टू द पावर ऑफ i इंटू थीटा 1 प्लस 4 पाई होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये बन जाएगा ये। तो आपको घूम फिर के जब आप 4 पाई जब 2 चक्कर लगाए हो ना, इसके 2 चक्कर जब आपने लगाया तब आपको ओरिजिनल जो इनिशियली में था वो चीज मिला है। जब एक बार आप राउंड लगा रहे हो तो आपको वो चीज नहीं मिल रहा। यहां पे तो आप 2 डायमेंशन में देख रहे हो ना, 3 डायमेंशन में कुछ फिगर, मतलब यहां पे देखो पावर कितना है 1/2 है, मतलब एक्चुअली ये क्या है ना, 2 शीट है। शीट मतलब अरे पन्ना, इस तरह का कोई शीट, मतलब इस तरह से टेढ़ा टाइप का कोई शीट है, 2 अलग अलग इस तरह के कोई शीट्स हैं। एक राउंड जब मारा है ना तो वो अपना ओरिजिनल वैल्यू तक नहीं पहुंचा, उसको यहां करके फिर से एक और कवर करना पड़ेगा, मतलब 2 चक्री लगानी पड़ेगी। ये हवा में आप समझ लो, वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज बता रहा है कि ये एक्चुअली 2 डायमेंशन है, सब 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन भी बोल सकते हो, मल्टी डायमेंशन है ये। तो आप इतनी आसान, मतलब आसान नहीं है कि आप बोर्ड पे दिखा कर दो, ये तो एक बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये करेक्ट डायग्राम नहीं है। आपको ये क्या बस एक डायग्रामेटिकली क्या बोलते हैं उसको, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक्चुअली ये डायग्राम नहीं है इसका। बोर्ड पे बनाने के लिए तो बना देता है आदमी, लेकिन ये सही नहीं है, इसको इससे कुछ समझ में नहीं आता। आपको 3D है, लेकिन बोर्ड पे तो आपको 2D बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए अल्टीमेटली ये डायग्राम यूज किया गया। ठीक है, तो अब समझ लो, वी कैन डिस्क्राइब द अबव बाय स्टेटिंग दैट इफ 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई, मतलब जब थीटा की वैल्यू 0 और 2 पाई 360 डिग्री के बीच में घूम रही थी, वी आर ऑन वन ब्रांच ऑफ मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन, वाइल इफ जब हम 2 पाई और 4 पाई के बीच में हैं हम लोग अदर ब्रांच ऑफ द फंक्शन है। मतलब यहां पे फंक्शन के ब्रांचेस निकल रहे हैं, फंक्शन के ब्रांचेस निकल रहे हैं। 2 शीट बताया ना, 2 पेजेस समझ लो, 2 पेज समझ लो, 2 पन्ना को इस तरह से चिपकाया हुआ है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो जब आप 0 से 260 डिग्री मान रहे हो ना, तो उस समय आप एक ब्रांच पे हो। फिर 2 पाई से लेकर 4 पाई पे जब आप ट्रैवल किए हो तो आप दूसरे ब्रांच पे देखो। सबसे आप रिलेट कर पाओगे वो देखे हो घुमावदार सीढ़ी, अरे सीढ़ी का इस तरह हेलिक्स टाइप का सीढ़ी देखे हो ना, वैसा ही समझ लो कुछ, मतलब वैसा एग्जैक्ट तो नहीं होता लेकिन वैसा ही समझ लो कि इस तरह का कोई शीट, मतलब है 2 शीट है आपके। एक बार जब चक्री मारे तो वहां नहीं पहुंचे, जब चक्री मार करके फिर दोबारा जाएंगे उस पॉइंट पे तब आपको सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ईच ब्रांच ऑफ अ फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड। आपको ये याद रखना है कि फंक्शन यहाँ पे 2 ब्रांचेस में, मतलब समरी में, शॉर्ट में आपको ये पता होना चाहिए इस टॉपिक से कि जैसे हम बोले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर 1/2 है, तो बोलोगे कि इसमें जो फंक्शन आपने जो मैपिंग की होगी ना वो 2 ब्रांचेस में बटे होंगे। अब जो फंक्शन आपने क्लासिफाई किया होगा ना वो 3 ब्रांचेस में बटे होंगे। अब जो फंक्शन आपने डिफाइन किया ना 50 ब्रांचेस में बटे हुए होंगे। समझ में आ रहा है? तो इस पूरे टॉपिक से कंक्लूजन में, शॉर्ट में आपको बस इतना ही रखना है कि नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने, बस। W इज इक्वल टू Z टू द पावर 1/2, मतलब ब्रांचेस, मतलब शीट्स के बेसिकली 2 फंक्शंस शीट्स में है। और हर ब्रांच जो है ना वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, हर ब्रांच जो है वो सिंगल वैल्यूड होता है। यहाँ पे 50 है तो 50 अलग अलग ब्रांचेस होंगे, मतलब एक साथ होंगे, लेकिन सब सिंगल वैल्यूड ही होगा, मल्टीपल वैल्यूड नहीं होगा। आप ओवरऑल बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा मल्टीपल वैल्यूड है। मल्टीपल वैल्यूड मतलब यहाँ पे 2 वैल्यूज आने वाले हैं, अरे यही तो बताया ना, मल्टीपल वैल्यूड मतलब 2 वैल्यूज आनी है। इसका रूट भी निकाले थे, अरे रूट अंडर जेड, इसका रूट निकाल के दिखाए थे ना वो एग्जाम्पल में, -15 और -8i, इसका स्क्वायर रूट निकाले थे कि नहीं? कितने रूट्स निकले थे? 2 रूट्स निकले थे। इसका क्यूब रूट निकालो, 3 रूट्स निकलेंगे। क्वाड्रेटिक रूट्स निकालो, मतलब 1/4 करो, 4 रूट्स निकलेंगे। तो वो सब रूट्स कहां निकल रहे हैं? वो सब अलग अलग ब्रांचेस पे निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हेवी कॉन्सेप्ट है, समझिए। ईच ब्रांच ऑफ अ फंक्शन इज अ सिंगल वैल्यूड
and we set up an artificial barrier OB where B is at infinity, which we agree not to cross. A circuit around any point other than z is equal to 0 does not lead to the different values that z is equal to 0 is the only finite branch point. अरे इस समझ करके हमको नहीं समझ में, तुम कैसे समझ लोगे? पॉसिबल ही नहीं, हम बोले नहीं, घटिया सा डेफिनेशन है, बुक में दिया था तो मैंने चिपका दिया ये। लेकिन आपको जब तक आप इस चीज को विजुअलाइज नहीं करोगे, खुद से नहीं देखोगे एनिमेशन में, ये चीज समझ में नहीं आने वाला। इसलिए मैं बता देता हूँ कि स्टेटस में डालूंगा या फिर ग्रुप में डालूंगा वीडियो को, तो उसको देख लेना, प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे ही कहानी भी चल रही है यहाँ पे। इसलिए ना पॉसिबल नहीं है कि किसी ने कमेंट किया था सर आप इमेज को आप प्रोजेक्ट करके डायग्राम में भी थोड़ा सा दिखा दो ना। अरे बाबू पॉसिबल नहीं है, कैसे हम दिखा दें इसमें? आप उसको एनिमेशन में ही दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेशन पर्पस के लिए कैलकुलेशन तो निकाल लेते हैं, अच्छा फाइंड द इमेज ऑफ दिस, और पॉइंट्स वाले को इमेज पे आप शो करके दिखा सकते हो। जैसे है ना कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तो यू और वी की वैल्यू क्या आएगी, उसको दिखा दो जेड प्लेन पे और डब्ल्यू प्लेन पे। लेकिन पूरा का पूरा चीज फंक्शंस को फिर से प्रोजेक्ट करके दिखा देना, वो स्टीरियोग्राफिक वो ना हो पाएगा, मैनुअली ना हो पाएगा, उसको एनिमेशन से ही चाहिए। इसलिए बोले ना हायर एजुकेशन मीन्स इट डिमांड्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। मतलब हायर एजुकेशन है ना, तो ये सारी चीजें क्या है, ऑब्वियसली तो बच्चे लोग तो नहीं पढ़ते, बड़े बड़े लोग पढ़ते हैं। और हायर एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च और ये सब चीज में ना रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसोर्सेस वो चीज चाहिए, तब अच्छे से चीजों को आप समझ पाओगे। ओके, तो फिलहाल इस पॉइंट के लिए आप जो चीज है, मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये शाम आउटलाइन का ही पोर्शन है, बुक से भी छापना है तो आप छाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका बस एक ही पर्पस होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व होना है, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिया मेरे पास को, अच्छा इसको ऐसे बनेगा, इस प्रॉब्लम ऐसे बनेगा, इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाना है, इस प्रॉब्लम को ऐसे बनाना, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपको नंबर स्कोर करना है तो उतना ही सीखिए आप। फिर एक आता है रीमैन सरफेसेस। ये जो है ना, ये एक्चुअली कहा है ऊपर में जो मैंने टॉपिक बताया, कौन सा, ब्रांच्ड लाइन और ब्रांच्ड पॉइंट, ये सब रिलेटेड है। जब आप रीमैन सरफेस का मैं ही वीडियो शेयर करूंगा तो उसमें ही ये सारी चीजें हैं। जो सरफेस बना है ना, जो शीट की बात हो रही है, क्या अच्छा 2 शीट है, 3 शीट है, वो शीट का जो सरफेस है, उसी के सरफेस को ही बोला जाता है रीमैन सरफेसेस। इसमें कुछ भी मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, क्योंकि थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं है भाई, इसको थ्योरी लिखाने का कोई मतलब नहीं है। इसको आपको दिखना है, इस सरफेस को आपको दिखना चाहिए। और रीमैन क्या है, एक मैथमेटिशियन का नाम था, इन्होंने एक इंटीग्रेशन बना दिया था जिसको रीमैन इंटीग्रल बोलते हैं। बस रियल एनालिसिस में सीखेंगे। अरे रियल एनालिसिस क्या गर्दा सब्जेक्ट है, जैसे मॉडर्न अलजेब्रा है ना, उसी तरह से रियल एनालिसिस बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है। आने तो दो, उससे पहले ये सारे बच्चों वाली चीजें कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले सरफेस का हम वीडियो काफी अच्छे तरह से आपको शेयर करेंगे, उसको आप देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, आपको विजन क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली अच्छा ये क्या है, अरे यही है सरफेस, बस इसी की बात हो रही थी, उसको आप दिख जाएगा ना, तो उस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में काफी अच्छी तरह से सीख लिया। जितने भी पॉसिबल फंक्शंस हो सकते थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, वो सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को अच्छे से सीखा। अगले लेक्चर में अब इसका मेन कोर जिस्ट, जो आप बोल सकते हो कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ये सब जो बात हो रही थी, क्या था वो, वेरिएबल्स था ना। फंक्शंस है तो उसमें तो वेरिएबल होंगे, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो हो गया आपका, पढ़ दिया, ठीक है। अब अगले लेक्चर में कैलकुलस सीखेंगे, मतलब जो आपका एलिमेंट्री कैलकुलस में होता है ना, जैसे एलिमेंट्री कैलकुलस में आपने किया है, लिमिट किया, फिर आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह, फिर वेक्टर एनालिसिस में भी किया था ना, वेक्टर कैलकुलस आया था। अरे कैलकुलस कहाँ नहीं है, हर जगह है, घुसा हुआ है। देखो नॉर्मल जो आपका कैलकुलस, एलिमेंट्री कैलकुलस होता है, वेक्टर में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आ गया, यही सब चीज है खेल, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा स्ट्रेस देता हूं, आप 11th और 12th को चार्ट के आइए, चार्ट के आइए, घोट के आइए, पी के आइए, जैसे जाना है आइए। लेकिन 11th और 12th जिसका डिप्लोमा है, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट वार्निंग हम बता दे रहे हैं, आप डायरेक्ट मत करिएगा, आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने 11th और 12th नहीं किया है। और 11th तो पता है कि सबका गोल होता है, कब आता है कब जीता, मैं अपना बताता हूँ। मैं 11th का रिजल्ट भी है, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, नहीं पता कब आया कब गया, भगवान जाने लिटरली नहीं। और 11th को बहुत ही कैजुअली था, ठीक है। उस समय वही था ना कि मतलब 10th से लेकर के 10 के बाद से जो ट्रांजिशन होता है ना, मतलब आपको 6 से लेकर के 5, नर्सरी से लेकर के 10 तक एक ही चीज, ऑलमोस्ट पूरा सिस्टम सेम रहता है।
एक ही चीज को पढ़ना, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहे, हाई लेवल पे जाना। 10th के बाद जब एंटर करो तुम 11th में, तब ऐसा चेंज होगा ना, मैथमेटिक्स तो ऐसे का ऐसे बदल देगा, ऐसे बदल जाएगा वो। फिजिक्स तो चलो कम से कम थोड़ा बहुत तो पता है कि हाँ पढ़े हैं बचपन में कि मोशन ये वो दिस दैट, उसका एक्सटेंशन वर्जन। केमिस्ट्री भी भाई ये एक्सटेंशन वर्जन। मैथ तो भाई मतलब ऐसा का ऐसा पलटा है कि ये गैप है, बस इसलिए मेरे को बहुत ही दिक्कत हो गया था। और उस समय 11th का कोचिंग या 11th का जो बेस है ना, वो अगर किसी का स्ट्रांग हुआ हो, आप देख लो उठा करके, जितने भी आपके रैंकर्स होंगे कंसल्ट कर लेना, या अगर मौका मिले तो उनसे मिल लेना, या फिर अगर सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हो तो कर लेना, उनसे पूछ लेना भैया या दीदी आपका 11th कैसा था, आपका 12th कैसा था। अधिकतर लोग बोलेंगे कि मेरा अच्छा था। कुछ कुछ होंगे कि 11th 12th कमजोर रहता है, लेकिन फिर भी बाद में मेकअप कर लेते हैं। उनको करना ही पड़ता है और ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। अगर 11th 12th अगर आप मिस कर लियो तो करना ही पड़ेगा वो, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे करना पड़ रहा है, अभी भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पता है कि मैंने सोचा था अच्छा ठीक है चलो स्किप मार देते हैं ना 11th 12th, लेकिन वो पूरा का पूरा जो है ना वो 11th और 12th ही है। 11th और 12th का मिस हुआ मतलब बहुत गोल, तो इसलिए बहुत परेशानी होती है, तकलीफ भी होती है। इसीलिए अगर आप उस स्टार्टिंग फेज में हो, आप अंडर ग्रेजुएशन में हो, या बहुत दूर अगर नहीं हो, उतना ज़्यादा गैप भी आपका स्टडी में नहीं हुआ है, तो 11th और 12th के लिए आप प्लीज़ अलग से समय निकालिए, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए और एकदम एडवांस लेवल तक जाइए जितना जाना। आर एन अकेडमी जेई, अरे क्या नाम है वो सर का, हाँ वो नकुल सर, नकुल नहीं क्या नाम है, अरे बहुत ही अरे नमो, हाँ नमो कॉल, ये नाम है। वो बहुत अच्छा लगते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो उनका जब भी मैं स्क्रॉल करता हूँ यूट्यूब ना, तो आ जाते हैं वो, हमेशा लाइव आते रहते हैं। तो हमेशा जब आप लाइव आते रहते हैं तो देख लेता हूँ, अच्छा ठीक है 5 मिनट देख लिया, अच्छा ठीक है चलो आगे फिर अपना काम पे। तो वो चैनल है, बहुत सारा चैनल है। तो आप 11th और 12th आप कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको पढ़िए, काफ़ी अच्छी तरह से पढ़िए, बहुत मज़ेदार है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो 11th और 12th अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, तो फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई थी कि मेरा थोड़ा सा वीक था, तो धीरे धीरे कर लिया हूँ, कर रहा हूँ। अब आपके लिए मैं सजेशन कि कर ली के आ जाइए। अगले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब का बटन अगर मन हुआ तो कर दीजिए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया होगा, अगर ग्रुप का लिंक भरा हुआ है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।